हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या होती है ये आप लोग को विदित है कि सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, जिसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि ये न्याय संबंधित कार्य करती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को पूर्ण निष्पक्षता से और निष्ठा से अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या कभी कभी न्यायपालिका ये भी जांच करती है कि जो भी कानून उन्होंने बनाए हैं व्यवस्थापिका ने, वो कानून कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे या कोई पुराने बनाए गए कानूनों के विरुद्ध तो नहीं है। तो ऐसे समय में न्यायपालिका एक विशिष्ट भूमिका में रहती है और उसी के कार्यों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसका आपको अंदाजा लग चुका होगा कि जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है, जिन्हें कार्यपालिका कार्यान्वित करती है, उससे पहले उन्हें न्यायपालिका के समक्ष होना पड़ता है और न्यायपालिका पूर्ण जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें लागू करती है। तो उसी रूप में हम क्रम में पढ़ रहे थे न्यायपालिका के कार्य, जिनको 3 कार्यों को हम लोग विशेष रूप से पढ़ चुके थे कि न्यायपालिका के कौन कौन से विशेष कार्य होते हैं। और उसी क्रम में चौथा कार्य है संविधान की रक्षा का कार्य। तो जो संविधान है हमारा, वो आपको मालूम है कि संविधान क्या होता है, कि संविधान कानूनों की एक पुस्तक होती है जिसके अनुसार एक स्वतंत्र देश की पहचान होती है, जिसके अनुसार उस देश के समस्त कार्यविधियां चलाई जाती है। तो कानून एक पुस्तक का नाम है, संविधान एक पुस्तक का नाम है जिसमें हमारे कानूनों की विशिष्ट रूप से व्याख्या दी गई होती है। और भारत का कानून तो, भारत का संविधान तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है और सर्वाधिक विस्तृत संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद, अध्याय और अनुसूचियां शामिल हैं। तो ये हमारे उस संविधान की रक्षा करता है। कौन? न्यायपालिका। किस रूप में करती है कि न्यायपालिका जब हम देखती है कि जो सामान्य कानून है, जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आते, वो जटिल होते हैं, उनमें कानूनी भाषा होती है। तो उस कानूनी भाषा को समझना सामान्य व्यक्ति की का जो काम है नहीं है, उसे कोई विशेषज्ञ या कानूनी सलाहकार ही समझ सकता है। तो ऐसे समय में संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, उसके प्रारूप को उसी रूप में उजागर करना न्यायपालिका का कार्य होता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए समस्त कानून संविधान के अनुकूल हैं या नहीं, यह देखना न्यायपालिका का ही कार्य होता है। यदि व्यवस्थापिका संविधान की किसी धारा का उल्लंघन या अतिक्रमण करती है, तो न्यायपालिका इन कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इस प्रकार से असंवैधानिक घोषित करके ये संविधान की रक्षा करती है। कानून, न्यायपालिका द्वारा कानूनों की पुनः जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। कि व्यवस्थापिका ने जिन कानूनों को बनाया, उन कानूनों की पहले न्यायपालिका जांच करती है और उस जांच में यदि वो ठीक होते हैं तभी वो कार्यपालिका के पास पहुंचते हैं और वो फिर कार्यान्वित होते हैं। तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की दोबारा जांच करती है और इस व्यवस्था को राजनीतिक प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहते हैं। न्याय का पुनः अवलोकन करना यानी न्याय की पुनः जांच करना, और वही संविधान की रक्षा करने के समान होता है। अगला कार्य है परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श का अर्थ होता है राय देना। कि हमें ज्ञात है कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है और भारत का राष्ट्रपति
किसी भी क्षेत्र से आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र से ही आया हुआ हो। वह व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म या प्रौद्योगिकी या अनुसंधान या स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान, किसी भी क्षेत्र से वह व्यक्ति आ सकता है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है, जिसने भारत की समृद्धि के लिए विशेष योगदान दिया हो। भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए यदि उसने विशेष योगदान दिया है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत भी हो सकता है और नामित भी हो सकता है, निर्वाचन के लिए आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसे अधिक जानकारी नहीं होती राजनीतिक बातों की या हमारे संविधान की या भारत देश के जो विचारधाराएं हैं, जो विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी उसकी पहचान होती है, उन सब की विशिष्ट जानकारी से कहीं वो अनभिज्ञ हो सकता है। तो ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय उसे परामर्श देती है और ये धारा 143 में ये विशेष रूप से प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। यदि वो परामर्श मांगता है, अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, लेकिन फिर भी यदि उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो न्यायपालिका उसे परामर्श देती है। तो ये जो कार्य है न्यायपालिका का, ये विशिष्ट कार्य कहलाता है। न्यायपालिका राष्ट्रपति को मंत्रणा व परामर्श देने का भी कार्य करती है। भारत में राष्ट्रपति समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह सार्वजनिक महत्व के प्रश्न से संबंधित विधि या तथ्य के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या राय मांग सकता है। अगला है घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। घोषणात्मक निर्णय प्रदान करने का अर्थ होता है कि कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण हो जाता है, या तो वो पूर्ण रूप से अस्पष्ट होते हैं या फिर वो ऐसे कानून भी हो सकते हैं जो पुराने किसी कानून के विरुद्ध हो। ऐसी गलतियां जाने अनजाने में ही हो सकती हैं। तो उस समय न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह घोषणात्मक निर्णय देकर उस चीज को स्पष्ट करे कि कानून में इसका क्या अर्थ लिया गया है। कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट होते हैं या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायपालिका को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना किसी विशेष मुकदमे से ही व्यक्ति को कानूनों का स्पष्टीकरण या औचित्य या अनौचित्य के संबंध में निर्णय मांगा जा सकता है। न्यायालय द्वारा इस प्रकार के दिए गए निर्णय घोषणात्मक निर्णय कहलाते हैं। कि घोषणात्मक निर्णय अंतिम निर्णय होते हैं जो किसी भी रूप में व्यवस्थापिका द्वारा जाने अनजाने में बन जाते हैं। अगला है न्यायपालिका का कार्य संघ व राज्यों के विवादों का निपटारा। कि हमारा देश संघ और राज्यों के माध्यम से बना है और 3 सूचियों के माध्यम से इसमें विषय इनको आवंटित किए गए हैं। वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूचियों के माध्यम से विषयों का निपटारा किया गया है कि किस सूची में जो विषय है, जो संघ सूची में विषय है जिनका संबंध पूरे देश से है, पूरे राष्ट्र से है, वो ऐसे विषय संघ सूची में शामिल हैं। ऐसे विषय जिनका संबंध केवल राज्य से है
वो केवल राज्य के विषय ही उसमें सम्मिलित होते हैं, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य में होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है केंद्र से, या ऐसे महत्व के होते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है। और जब कभी केंद्र और राज्य के विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब उस समय न्यायपालिका विशिष्ट रूप में आ जाती है। और यही होता है संघ व राज्यों के विवादों का निपटारा। कि यूं तो हमारे संविधान के अनुसार सूचियों के माध्यम से विषयों का बंटवारा किया गया है, और विषयों का बंटवारा होने के बावजूद भी कई बार केंद्र और राज्यों में कहीं विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उनसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं अधिकारों को लेकर। तो ये अधिकार ही विवादों का कारण बनते हैं, और इसी से संघ और राज्यों में तनाव बढ़ जाता है। तब न्यायपालिका विशिष्ट भूमिका में आकर इन विवादों का निपटारा करती है, और फिर वो केंद्र और राज्यों को मानने ही होते हैं। भारत संघ व राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें यदा कदा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इन समस्त विवादों का निपटारा केवल न्यायपालिका ही कर सकती है। शक्ति विभाजन के बावजूद भी राज्यों में अधिकार से संबंधित झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं, जिनका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अगला कार्य है औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे किसी विषय पर कानून बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, या फिर अस्पष्ट स्थिति के कारण वो कानून निष्पक्ष रूप में बनने में असमर्थ होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि व्यवस्थापिका के सदस्य उस पर पूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं कि कानूनों का दायरा क्या हो। तो ऐसे समय में न्यायपालिका औचित्य के आधार पर कानून का निर्माण करती है। न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, वो अपनी पूरी समिति से पूरे विचार विमर्श के बाद ही औचित्य के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर कुछ उपयुक्त निर्णय लेती है, और वही निर्णय मान्य होते हैं। कभी कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे मामले आ जाते हैं जिनके संबंध में या तो विद्यमान कानून स्पष्ट नहीं होते, या फिर वे वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं किए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश सामान्य बुद्धि, विवेक, नैतिकता व वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कानूनों का निर्माण करते हैं कि वे निर्णय दृष्टांत बन जाते हैं, और उनके आधार पर नवीन कानूनों को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या केस लॉ कहते हैं। तो ऐसे समस्या जब उनके सामने आ जाती है कि पुराने कानून अस्पष्ट हैं और नवीन कानून बनाया जा नहीं पा रहे, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में न्यायाधीश ही एक ऐसे नवीन कानून को निर्मित करता है जो उपरोक्त परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तो ऐसे कानून को क्या कहते हैं? दृष्टांत होते हैं, कि उस दृष्टांत के अनुरूप जो न्यायाधीश ने निर्णय दिया वही केस लॉ या न्यायपालिका द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून कहलाते हैं। वैसे तो कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन ऐसे किसी दृष्टांत के समय कानून न्यायपालिका भी बना लेती है।
वैसे ही जैसे काम जब भी हम करते हैं सीधे हाथ से करते हैं, यदि सीधे हाथ में चोट आ जाए तो हमारा सहारा लेते हैं, उल्टे हाथ से भी हम छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो वही काम होता है कि कानून बनाने का काम तो व्यवस्थापिका का है, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियों की वजह से न्यायपालिका भी कानून बना लेती है, जिसे केस लॉ या न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। अंतिम है न्यायपालिका के विविध कार्य, कि जो कार्य छूट गए, जैसे उपाधियों से संबंधित कोई विवाद होता है, या फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अतिक्रमण से संबंधित कोई विवाद होता है, केंद्र या राज्यों के बीच में कुछ छोटे मोटे विवाद जो संवर्ती सूची को लेकर होते हैं, या और भी कोई विवाद होते हैं अन्य प्रकार के, जैसे निर्णायक मत देने का अधिकार हो, या कई बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो नहीं सुलझाए जा सकते और लोगों से और सरकार के अन्य अंगों द्वारा, तब न्यायपालिका उन विविध कार्यों को अपने हाथ में लेकर एक निर्णय देती है, और वही निर्णय सर्वमान्य निर्णय कहलाता है। जैसे वे किसी भी व्यक्ति या संस्था को आदेश दे सकते हैं जब तक उनके अभियोग की पूरी जांच न हो जाए अथवा निर्णय न हो जाए, तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य न करें। जैसे स्टे लगता है, उसकी बात हो रही है कि न्यायपालिका ने रोक दिया उस कार्य को। दूसरी बात है कुछ स्थानीय विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां करना, उनके कार्यों में मदद करने हेतु क्लर्क उपलब्ध करवाना भी न्यायपालिका का ही कार्य होता है। और कई बार अनुशंसा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विभाग को स्वीकृति देना व अल्पसंख्यकों के संरक्षण व संपत्ति के प्रबंधकर्ता को नियुक्त करना, वसीयतनामे को प्रभावित करना, निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना आदि सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और इन कार्यों के द्वारा ही न्यायपालिका भारत की एक विशिष्ट अंग जो है बना हुआ है, और ये हमारे संरक्षक या अभिकर्ता के रूप में उपस्थित है, और इसने तमाम वो सारे कार्य किए हैं और ये करता है न्यायपालिका कि इसमें नागरिक की महत्वता बनी रहे, हमारे संविधान की महत्वता बनी रहे, और हमारी न्यायपालिका की महत्वता बनी रहे।